हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पहले तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अब थोड़ा ब्रेक भी मिल गया होगा। चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट यहाँ पर क्यों नहीं प्रिंट कर सकती, जो उनकी करेंसी है वो यहाँ पर वो ज्यादा क्यों नहीं प्रिंट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको समझना है कि जो मनी है इसकी वैल्यू क्या है और यहाँ पर ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो देखो पहले क्या होता था ना, सबसे पहले अगर हम बात करें एकदम हमारा ये जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, है ना, प्री हिस्टोरिक इरा की। तो यहाँ पर क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब आपके पास में बेसिकली आप एक कमोडिटी देते हो और दूसरा कमोडिटी ले लेते हो। ठीक, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिनको मान लो कि यहाँ पर काऊ बेचना है, ओके, और कुछ लोगों को अपनी क्रॉप्स जो है वो बेचनी है। लेकिन जिनको क्रॉप्स भेजनी है उन्हें काव नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पर कुछ और सामान चाहिए। तो वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मान लो काव वाले को यहाँ पर क्रॉप्स ही चाहिए थे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, हमें रियलाइज हुआ कि हमें यहाँ पर कोई फॉर्मल करेंसी लानी पड़ेगी। तो क्या, हमारे पास गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आने लग गए। सबसे पहले तो गोल्ड के आए, फिर सिल्वर के भी आने लग गए थे, फिर बाद में ब्रॉन्ज कॉपर के भी आए थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब इनिशियली जो मनी थी वो एक कमोडिटी के साथ में यहाँ पर बिगेन हुई, जिसमें कि खुद की उनकी कोई वैल्यू होती थी, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। ओवर द टाइम क्या हुआ, मनी यहाँ पर अलग अलग सिस्टम में आ गई, जहां पर हम प्रोमिसरी नोट्स या फाइट करेंसी में इसको ले आए। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, अपने हाथ में 500 रुपए का रुपी लो या फिर यहाँ पर कोई भी नोट लोगे, तो वहां पर एक आपके लिए लाइन होती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का यहाँ पर वचन देता हूँ या फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू है जो कि पीपल और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये उतने रुपए के लिए हमें कुछ गुड्स, सर्विसेज या फिर डेट रीपेमेंट के लिए हम इन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें तो यहाँ पर ट्रस्ट का क्या रोल है। तो वैल्यू जो है किसी भी करेंसी की वो पब्लिक कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी मनी इशू कर रही है तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस करेंसी की वैल्यू को भी मेंटेन करके चलेगी। तो यहाँ पर ये किसके हिसाब से होगा कि भाई नेशन की हेल्थ कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है उसकी इकोनॉमिक, इसके अलावा गारंटी कि हम इस जो भी हमारी करेंसी है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर गुड्स या फिर इवन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कैसे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम्स होते हैं, फॉरेक्स होते हैं, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है हमारी, ये है इन्फ्लेशन एंड सप्लाई डिमांड ड्रिवन हमारा प्रिंसिपल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितनी भी हमारे पास डिमांड होती है, ठीक है, अगर उतनी सप्लाई नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऐसे में हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइसेस क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं इनके जो प्राइसेस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारे गवर्न होते हैं। ऐसे में अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ही मनी प्रिंट करने लग जाती है तो हम क्या देखेंगे कि मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जबकि जो हमारे गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनमें ऐसा कोई भी राइस नहीं है, तो मिसमैच देखने के लिए मिलेगा। अब एक एग्रीकल्चर की अगर मान लो लैंड की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही एक्सपोनेंशियल लेवल पर बढ़ गई, जैसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आरबीआई को कि अब आप यहाँ पर ज्यादा अमाउंट प्रिंट करो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मिसमैच बन जा रहा है। और दूसरी चीज क्या है आपकी, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, जैसे हम ज्यादा मनी जो होती है वो ज्यादा ही अमाउंट्स को गुड चेस क्या करती है, चेस करती है। अगर मैं आपको यहाँ 10,000 रुपए दूं और बोलूं महीने का खर्चा इसमें चलाओ, तो कम गुड्स और सर्विसेज डिमांड करोगे। अगर मैं 50,000 दूं तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करोगे, अपनी सेविंग्स भी करोगे डेफिनेटली, लेकिन फिर भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो भी ज्यादा डिमांड करने लगोगे। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ज्यादा मनी होगी तो लोग भी यहाँ पर ज्यादा गुड्स और सर्विसेज डिमांड करेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि यहीं से हमारा इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है। अब जब एक्सट्रीम केसेस होते हैं और हमने ओवर प्रिंटिंग कर दी मनी की, तो इससे क्या होगा, इससे हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, जिसमें कि जो करेंसी है वो अपनी खुद की ही वैल्यू लूज करनी शुरू कर देगी। अब जो आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आज हो सकता है आप 100 रुपए से 100 टॉफीज खरीद लो,
लेकिन अगर इस तरह का हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा तो हो सकता है कि आपने ओवर प्रिंटिंग कर तो दी, लेकिन अब ये 100 रुपए एक्चुअल में हमारे 1 रुपए के बराबर रह जाए, मतलब 100 रुपए में आपके पास सिर्फ एक ही टॉफी आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद है आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारे जिम्बाब्वे के साथ हुआ था, इन्होंने सीवियर इन्फ्लेशन यहाँ पर एक्सपीरियंस किया और बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्होंने क्वांटिटीज में, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में क्या किया, यहाँ पर मनी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो एवरीडे आइटम कॉस्टिंग थी वो भी एस्ट्रोनॉमिकली अपनी वैल्यू को लूज करने लग गई अपने प्रीवियस प्राइस से। तो लोगों को ऐसे इवन वेनेजुएला में हुआ था कि वहां पर बहुत ही ड्रास्टिकली इन्फ्लेशन आया, हाइपर इन्फ्लेशन आया। अब लोगों को ना लाखों करोड़ों रुपए अपने खर्च करने पड़ रहे हैं हजारों रुपए की गुड्स के लिए, ठीक है। तो उनकी जो करेंसी थी वो इतनी ज्यादा डाउनग्रेड हो गई इस वजह से। अब आती है बात हिस्टोरिकल मॉनेटरी सिस्टम एंड लेसन्स जो हमने समझे हैं। तो सबसे पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे पहले क्या हो रहा था, जो हमारी करेंसीज थी वो बैक्ड होती थी बाय गोल्ड, कि भाई इतनी हमारे पास गोल्ड है और इतनी ही हम करेंसी यहाँ पर प्रिंट करेंगे। मतलब अगर हमारे पास 100 kg का गोल्ड है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए $50,000, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $50,000 ही प्रिंट कर रहे हैं। ये अजम्पशन है, आई नो एक रियलिस्टिक नंबर नहीं है, बट एक अजम्पशन इस तरह का, ओके। अब एक कंट्री जो है वो क्या कर रही है, वो उतना ही मनी प्रिंट कर रही है एज मच एज इट हैड गोल्ड रिजर्व, जितने गोल्ड रिजर्व है उतना ही यहाँ पर इसको प्रिंट कर रही है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई हमारी लिमिटेड हो गई और हमने इसकी वैल्यू को मेंटेन करके चल रहे थे। फिर ट्रांजिशन हुआ हमारा फाइट मनी में। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 आया, 2 आया, है ना, जिनकी वजह से इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हुआ और बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड से यहाँ पर हटकर अब नए स्टैंडर्ड्स लेकर आने लग गई। अब आई हमारी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कौन सी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे कमेंट में बताओ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ इन्होंने बोला कि एक ऐसा सिस्टम लेकर आते हैं जहां जो करेंसीज है, स्पेशली जो हमारी यूएस डॉलर है, वो ग्लोबल ट्रेड में सेंट्रल बन गई, ठीक है, सेंट्रल करेंसी बन गई इवन विदाउट डायरेक्ट गोल्ड बैकिंग। अब जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है उसी को हम क्या लेते हैं, अपना मेन कंपैरिजन लेते हैं। इवन अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं तो मेजरली हम क्या बात करते हैं कि यूएस डॉलर यहाँ इतने रुपीस का है, पहले इतने का था, तो हम मेजरली जो बात कर रहे थे अब वो डॉलर्स में ही करने लग गए, ठीक है। अब एक और चीज हो गया, क्या हुआ, निक्सन शॉक आ गया यहाँ पर। निक्सन शॉक में क्या हुआ, यूएस की गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो गोल्ड के स्टैंडर्ड्स के साथ में हम चल रहे हैं हम ऐसे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने, यूएस ने एंड कर दी कन्वर्टिबिलिटी को हमारे डॉलर की इनटू गोल्ड। इसको हम बोलते हैं निक्सन शॉक, ठीक है। निक्सन शॉक में क्या हुआ, यहाँ पर गोल्ड को हम डॉलर्स को सॉरी गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फुल ट्रांजिशन हमारा किधर आ गया, फाइट करेंसी की तरफ आ गया, जहां मनी वैल्यू जो है वो अब फिजिकल कमोडिटी के साथ में यहाँ पर नहीं टाई कर रहे, गोल्ड के साथ में नहीं टाई कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इवन एज अ फाइट करेंसी, प्रिंटिंग मोर मनी विदाउट इकोनॉमिक बैकिंग रिस्क इन्फ्लेशन। दो हमारे पास कोई भी कमोडिटी जैसे गोल्ड यहाँ पर बैक कर रहा था ऐसे नहीं है, लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट अभी भी प्रिंट कर रहे हैं तो भी क्या होगा, इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं, राइट। तो यहाँ पर अब ग्लोबल ट्रेंड्स एंड एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं। देखो, अगर इंडिया की इकोनॉमी बीच में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो हमने देखा कि इंडियन करेंसी गिरने लग गई। सिमिलरली यूएस के साथ हुआ, पहले गिर रही थी और अब डॉलर्स जो है वो ऊपर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर ही हमारे एक्सचेंज रेट्स जो हैं इनका गेम आ जाता है, ओके। तो करेंसी वैल्यू अगर इंटरनेशनल ट्रेड में बात करें तो जहां भी हमारी कंट्रीज की जहां पर ज्यादा डिमांड है गुड्स की और सर्विसेज की, उनकी करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल होगी, ठीक है। जैसे इंडिया में जब सर्विस सेक्टर शुरू हुआ तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया की सर्विस सेक्टर को यूज करना शुरू किया, हमारी सर्विसेज की डिमांड बढ़ी, तो वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी भी काफी अच्छी और स्टेबल होने लग गई थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें ऑयल वाली जो हमारी कंट्रीज होती है, जैसे साउथ वेस्ट कंट्रीज है हमारी, तो वेस्ट एशिया में अगर हमारी कंट्रीज की बात करेंगे तो उनमें क्या होता है, उनके पास ऑयल है ना, तो वहां पर इकोनॉमी ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहती है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जैसे सिविल वॉर्स वहां पर बहुत हो रहे हैं, तो वहां की वजह से तो हो सकता है कि उनकी करेंसी थोड़ी यहाँ पर अनस्टेबल हो जाए, अदरवाइज काफी स्टेबल चलती है। एक्सचेंज रेट जो होते हैं, जब हमारे नेशंस ट्रेड कर रहे हैं
तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट्स जो हमारी करेंसीज के बीच में हम डिटरमिन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी हमारी करेंसी की डिमांड है, कितनी सप्लाई है, और ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उस कंट्री की कैसे है। ठीक है, अगर बात करें कितने टाइप के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, तो आपके बीएफएम एएफएम दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं फ्लोटिंग, जो कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रहे हैं। फिक्स्ड, जो आपके यहाँ पर एग्रीमेंट हो गई कंट्रीज के बीच में, उसके हिसाब से चलेंगे। और एक होते हैं मैनेज्ड। मैनेज्ड क्या होते हैं, यहाँ पर इनको कुछ ही रेट में, कुछ ही रेंज में आप अलाउ कर रहे हो कि आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। जैसे चाइनीज करेंसी है, ठीक है, तो वहां की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। इंडियन करेंसी को क्या बोलते हैं, ये पार्शियली कन्वर्टेबल है। ठीक है, आरबीआई यहाँ पर फ्री फ्लो कैश फ्लोज नहीं होने देता है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है। तो यहाँ पर इस तरह से अलग अलग हमारे एक्सचेंज रेट्स भी होते हैं। अब इम्प्लीकेशन क्या होगा, अगर आपने ज्यादा करेंसी प्रिंट भी कर दी तो डिमांड तो है नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनेशनल स्टेज पर हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि जो अंडरलाइन इकोनॉमी है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही। बॉटम लाइन क्या है एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर आपने मनी प्रिंटिंग की भी तो इनिशियली तो ठीक है, हमें फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में, और इवन लॉन्ग ड्यूरेशन में, मिड टर्म में ही हमें इसके नुकसान भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास टेक्निकल एबिलिटी तो है कि आप कुछ कागज लो और यहाँ पर अपनी मशीन से थ्रू इनके ज्यादा प्रिंट कर दो, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा रियल इकोनॉमिक आउटपुट नहीं बढ़ता है तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। सॉरी। इसके अलावा इससे हमारी जो वैल्यू है मनी की वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी क्या होंगी, और ज्यादा गिर जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट जो होती है वो कैसे आती है, कि आप ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करो, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो, एफिशिएंट मार्केट्स बनाओ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं करो, जो हमारे अंडरलाइन फैक्टर्स है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छा करो। ठीक है, जो हमारे बिल्कुल ही अभी पुअर पीपल हैं उनका क्या करो, उनको यहाँ पर अपलिफ्ट करो, एजुकेशन बढ़ाओ। तो इस तरह की चीजों की तरफ आओ। जैसे कि मैंने आपको जीडीपी वर्सेस जीडीकेपी में बताया था कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हमें नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी बनना होगा। ठीक है, तो वही है एक ऐसी चीज जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर कर सकते हैं। पॉलिसी इंप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रीजनेबल हमारे रिस्पॉन्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनमें क्या क्या आएगा, कि आप अच्छे से अपनी मनी सप्लाई को भी यहाँ पर मैनेज कर रहे हो, जिसकी वजह से बैलेंस ग्रोथ होगी और इन्फ्लेशन भी आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। अब दोस्तों बात करते हैं सीआईआईबी महापैक की, क्योंकि अब आपका सीआईआईबी का एग्जाम भी आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर जून से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं सीआईआईबी के, तो प्रिपरेशन के लिए आप, मेरे को लगता है, बहुत सीरियस हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीआईआईबी महापैक की बात करें तो इसका फायदा क्या है, जितने भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कोर्सेस आपको पेड में प्रोवाइड करते हैं, और कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड फाउंडेशन बैचेस हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बैचेस हम प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पर हम एमसीक्यू बैचेस या फिर रिविजन बैच, क्रैश कोर्स वगैरह लेकर आते हैं। तो सभी की एक्सेस आपको आपके वैलिडिटी पीरियड के अकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है, 6 मंथ्स की बात करें तो इसका प्राइस है 3499, 12 मंथ्स वाला आपके लिए रहेगा 4999 का, और 24 मंथ्स वाला आपके लिए रहेगा 6999 का। अब बात करते हैं गोल्ड टैब फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच की, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं और साथ में आपको लाइव क्लासेस में एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, गोल्ड फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, जिसका प्राइस है 2499। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सीआईआईबी एबीएम, एबीएफएम, बीएफएम या फिर बीआरबीएल के इंडिविजुअल कोर्स, जहां पर अगर आपके एग्जाम पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट के या 2 सब्जेक्ट के क्लियर नहीं हुए तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। प्राइस कितना है इनका, 999 रुपीज इनका प्राइस है। आज के लिए बस इतना ही है। अच्छा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात और कर लेते हैं, तो हम आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग एंड एचआरएम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट हमसे पढ़ना है तो वो भी आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर या हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।